हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शमीम अहमद। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस माइक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडेड सिस्टम क्या जो इन सिम का सिलेबस है, राइट। इसमें हमारे पास बेसिकली पिक 18F458 माइक्रो कंट्रोलर है, जिसकी हमें इंस्ट्रक्शन सेट तो इसके अंदर नहीं है, लेकिन जिसका आर्किटेक्चर है और इसमें पोर्ट प्रोग्रामिंग्स है, टाइमर प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसके फीचर्स वगैरह हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट, दो यूनिट आती हैं इन सब में। तो इसी तरीके से इस सीरीज़ के भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट ये वाला है, इसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, और सेकंड पार्ट वो वाला है जिसमें हम लोग सेकंड यूनिट कवर करेंगे। लेकिन बिलीव मी, ये इस सेमेस्टर का सबसे आसान सब्जेक्ट है। इससे आसान सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में आपके पास कोई नहीं, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। पहली बार आपको पता होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये, ऑब्वियसली। तो इसमें कोई OR PR टर्म वर्क कुछ नहीं है, सिर्फ इनसेम देना और एंडसेम देना है, सही है। तो लेकिन बहुत छोटा सिलेबस है इसका, देखा होगा आप लोगों ने सिलेबस, सिर्फ कुछ टॉपिक्स में पूरी पूरी यूनिट खत्म हो जा रही है, तीन तीन चार चार टॉपिक में। तो बहुत छोटा सिलेबस है, तो उस लिमिटेड सिलेबस की वजह से बहुत एक लिमिटेड क्वेश्चन सेट बनता है जिसमें से पेपर आता है। तो इसीलिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। थोड़ा सा अगर एफर्ट डाल दोगे तो इसमें ओ बन जाएगा, 3 क्रेडिट तुम्हारे बहुत अच्छे से तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अच्छे मार्क्स तुम लोग के आ पाए। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इस सिलेबस में, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर। तो ये जो रिस्क एंड सिस्क होता है, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्चर। ये है हमारे पास रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क है हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये टोटल इसके अंदर सारे के सारे डिफरेंसेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि एग्जाम में आता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क आर्किटेक्चर्स। तो आपको एक ऐसी टेबल बनानी है, और इसमें से जितने फंक्शंस आपको याद रहें उतने आपको वहां पर लिखने। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 10 फंक्शन यहाँ पर लिखने हैं आपको। और अगर 5 मार्क का, जो नॉर्मली 5 मार्क्स का ही आता है, तो 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आपको एटलीस्ट 6-7 डिफरेंसेस यहाँ पर आपको लिखने हैं। क्या क्या डिफरेंस है? देखो, बिल्कुल सिंपल है। रिस्क जो है वो पूरा का पूरा स्पीड के अराउंड डेवलप किया गया, कि कैसे हम अपने माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग है उसको फास्ट से फास्ट हम लोग बना सकें। सही है, तो रिस्क का जो कंटेंट है पूरा, वो इसके ऊपर है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ हम लोग बना सकें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो अपनी इंस्ट्रक्शन का साइज जो है उन्होंने फिक्स किया। देखो, जो अभी आपने लास्ट सेमेस्टर में माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा था, दैट वाज 8051, वो हमारा CISC सिस्क प्रोसेसर था। और जो हमारा पिक इस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हैं, पिक 18, वो हमारा रिस्क प्रोसेसर है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हमने सारी इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स कर दिया, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की होंगी। सही है, तो अब सबका साइज फिक्स है, इसकी वजह से कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है वहाँ पे। हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन 8 बिट की थी, कोई 24 बिट की थी, कोई 3 बाइट की थी, कोई 2 बाइट की थी, कोई 1 बाइट की थी, ऐसा था। यहाँ पे फिक्स कर दिया कि नहीं, सारी की सारी 16 बाइट की होंगी, और ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन बस है वो 16 बिट की बना दी है। तो 16 बिट की बनाने से एक ही बार में पूरी इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी और एक ही बार में एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सारे के सारे इसके फीचर्स हैं कि इसका फिक्स साइज है इंस्ट्रक्शन का, इसका वेरिएबल साइज है। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फेच है वो सेम फॉर ऑल इंस्ट्रक्शन है, कि एक साइकिल में पूरी इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि 8 1 बाइट करके हम लोग फेच करें, तो अगर 1 बाइट के तो एक साइकिल में होगी, 2 बाइट के तो 2 साइकिल में होगी, 3 बाइट के तो 3 साइकिल में होगी। सही है, इसके अलावा इंस्ट्रक्शन सेट इसका स्मॉल होता है, सिंपल होता है। इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं हमारे पास, इसीलिए इसको हम लोग रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं। सही है, यहाँ पे हमारे पास लार्ज और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट होता है। एड्रेसिंग मोड्स इसमें थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रजिस्टर बेस्ड होता है। जैसे हमारे पास 8051 अगर आपको याद हो, तो उसमें जो रैम का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें बैंक्स थे, 4 बैंक्स थे, टोटल 32 रजिस्टर्स, उसके बाद मेमोरी थी जिसको हम लोग एड्रेस करते थे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पूरी पूरी रैम को ही रजिस्टर्स में ही डिवाइड कर दिया कि ठीक है, जितनी रैम है वो सब रजिस्टर है, उसको एज अ रजिस्टर ही जो है वो एड्रेस किया जाएगा। अब उसकी वजह से प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है, मतलब जो आपने देखा होगा रजिस्टर की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फास्ट होती है, कि वो पूरा पूरा एक ही ऑपकोड में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लेस मोड एड्रेसिंग, यहाँ पे ज्यादा एड्रेसिंग मोड्स, यहाँ पे 2 या 3 होते हैं, इसमें तो 5 थे ही, आपको याद होगा। इसके अलावा फिर नंबर ऑफ रजिस्टर इसमें बहुत सारे हैं, इसमें थोड़े से होते हैं। इसमें फिर कंपाइलर डिजाइन, इसका कंपाइलर डिजाइन बस कॉम्प्लेक्स होता है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर वो प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, या कह सकते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड को कन्वर्ट करता है। जो हमारे ऐसे सी से वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास कम है,
बहुत थोड़ी सी असेंबली लैंग्वेज है। और हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं सी में वो तो सेम ही लिख रहे हैं, सेम फॉर लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन सब कर रहे हैं। तो अब वो जो सेम प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम था हमारा, उसको ब्रेक करना है छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन में, जो 77 या 78 इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, उन छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन में ब्रेक करना है। तो इसके लिए कंपाइलर को बहुत काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे कंपाइलर कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट बड़ा है, बहुत सारे काम हमारे एक एक सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन से हो जाएंगे, तो जस्ट उसको रिप्लेस करना है। तो इस वजह से यहाँ पे कंपाइलर हमारा सिंपल होता है। इसमें प्रोग्राम साइज हमारा बड़ा होगा, क्योंकि एक एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है ना, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन है, कम इंस्ट्रक्शन है, तो एक काम हमारा ज्यादा इंस्ट्रक्शन में हो पाएगा। जैसे मल्टीप्लाई करना है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करना है ना, और इसके पास मल्टीप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ऐड करेगा दो को नंबर 2 + 2, फिर अगली बार में फिर +2 करेगा। ठीक है, तो जो एक बार में काम होता है वो दो बार में होगा, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट की वजह से। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं वो नहीं हो पाती, तो सिंपल में वो ज्यादा स्पेस लेती है, ज्यादा इंस्ट्रक्शन लेती है। तो इसीलिए इसका जो प्रोग्राम कोड होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि वीक कोड डेंसिटी है, इसका स्मॉल होता है CISK का, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास, तो छोटे कोड में काम चल जाता है। फिर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑपरेंड इसमें फिक्स है, ज्यादातर रजिस्टर्स के अंदर होते हैं। इसमें वेरिएबल है, रजिस्टर में भी हो सकते हैं और मेमोरी में भी हो सकते हैं। मेमोरी से भी हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 8051 में, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो रैम में ही होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट इसमें हार्डवेयर कंट्रोल होता है, इसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल होता है। एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी बहुत फास्ट है, इसकी स्लो है। और पाइपलाइनिंग इसमें ज़्यादा इफेक्टिव पाइपलाइनिंग होती है, इसमें थोड़ी कम इफेक्टिव होती है। उसकी वजह है कि बबल्स बहुत ज़्यादा फॉर्म रहता है, मतलब क्योंकि जब हम लोग मेमोरी से डील करते हैं तो बार बार जो है वो प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से जो है वो फ्लश होता है बार बार पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो ये पाइपलाइनिंग यहाँ पर मोर इफेक्टिव है, यहाँ पे लेस इफेक्टिव है। ठीक है, फिर आता है हमारा फीचर्स ऑफ PIC 18F ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको माइक्रो कंट्रोलर पढ़ने के लिए उसके फीचर्स पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में माइक्रो कंट्रोलर है, एक्चुअल में वो है हमारे पास, एक मिनट, अबे वो हमारे पास है PIC 18F, देखा ही होगा आप लोगों ने, 458। तो PIC 18F 458 जो है, इसी के लिए इसकी हमारे पास हेडर फाइल होती है। अभी तक आप लोगों ने अगर एक भी प्रोग्राम अगर आप लोगों ने बनाया होगा और लिखा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये वाली फाइल जरूर आई होगी, P18F458.h, राइट। हैश इंक्लूड करके हम लोग इस फाइल को इंक्लूड करते हैं, ये इसको हेडर फाइल कहते हैं, अभी इसकी भी बात करेंगे। तो हमारे पास जो बेसिकली है वो ये वाला क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो प्रोसेसर है, PIC 18F458। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने जितनी भी यहाँ पे डेटास दिए हैं वो सारे के सारे इसकी डेटा शीट से लेकर के दिए हैं, तो ये सारे डेटा एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, तो PIC 18 नॉर्मल जो आर्किटेक्चर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें जो स्पेसिफिक इसके फीचर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मल PIC 18 जो F के बहुत सारी सीरीज होती हैं, उन सब में 8 बिट का एलियो होता है। 8051 भी हमारा 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर था, ये भी हमारा 80 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें फ्रिक्वेंसी की इसके पास रेंज है, DC से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज तक की क्लॉक इनपुट हम लोग इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कैसे क्रिस्टल हम लोग यूज कर रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑसिलेटर को मैनेज करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास 12 बिट एड्रेस बस होती है रैम के लिए। हमारे पास रैम को एड्रेस करने के लिए 12 बिट होती है, और ये चीज पहले आप ऑब्वियसली बात एडवांस पढ़ें तो आपको बेसिक ये पता ही होगा कि जो एड्रेस बस होती है वो जितने बिट की होगी उसके उस पर डिपेंड करेगा हम कितनी बड़ी मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं, राइट। अगर एड्रेस बस 12 बिट की है तो हम 2 to the power 12 बिट की मेमोरी को, 12 बाइट्स की मेमोरी को एड्रेस कर सकते हैं। तो 2 to the power 12 होता है हमारा 4 KB। ठीक है, 2 की पावर्स वाला एक मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, स्टार्टिंग में माइक्रो प्रोसेसर का भी है या माइक्रो कंट्रोलर का जो भी है। तो 12 बिट की अगर एड्रेस बस है तो 12 बिट में कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर 12, यानी कि 2 की पावर 12 एड्रेसेस को हम लोग एड्रेस कर सकते हैं 12 बिट की बस से। तो 2 की पावर 12 होता है हमारा 4 KB, तो इसीलिए मैक्सिमम हम लोग 4 KB रैम इसमें यूज कर सकते हैं PIC 18F में। ठीक है, मैक्सिमम कितनी, 4 KB की रैम हम लोग यूज कर सकते हैं, बस पे डिपेंड करता है कितनी बड़ी मेमोरी आप लोग उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेमोरी हो वहां पे, बस तो है। जैसे कि आपके फोन में, तो आपके फ़ोन में कभी कभी ऐसा आता है कि भाई रोम है हमारी 128 GB, लेकिन एक्सपेंडेबल अप टू 512 GB या एक्सपेंडेबल अप टू 1 TB। तो 1 TB तक एक्सपेंडेबल अप टू मतलब उसने क्यों लिमिट लगाई है कि आप उसमें उतना बड़ा मेमोरी कार्ड वहां पर लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतनी ही बस है।
उतनी बस को वो सिर्फ मतलब जो उसके पास नंबर ऑफ लाइंस हैं सिर्फ उतनी है कि वो उतनी मेमोरी एक्सेस कर सकता है, उससे ज्यादा एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या वो पूरी मेमोरी उसके अंदर है? नहीं, उसके अंदर है बहुत कम, जितनी वो दे रहा है 128 GB दे रहा है या 64 GB दे रहा है या 256 GB दे रहा है, जो भी दे रहा है वो उतनी उसके अंदर है। लेकिन अभी भी उसके पास कैपेसिटी है और एक्स्ट्रा मेमोरी ऐड करने की, इसलिए एक ही मोबाइल के कई सारे वर्जन आते हैं। हालांकि एड्रेस बस सब में सेम होती है लेकिन वर्जन अलग अलग होते हैं। समझ आई बात? तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 12 बिट की एड्रेस बस है रैम के लिए। तो मैक्सिमम हम लोग 4 KB की इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर 458, इसमें हमारे पास 1536 बाइट्स की मेमोरी होती है रैम, यानी कि 1.5 KB समझ लो। ठीक है, इतने KB की हमारे पास रैम होती है। अच्छा, अब अगर तुम लोग को याद हो तो 8051 में कितनी बड़ी रैम थी हमारे पास? जो इंटरनल रैम थी 8051 में, वो हमारे पास थी सिर्फ 128 बाइट्स की। सोचो, सिर्फ 128 बाइट्स की हमारे पास इंटरनल रैम थी। यहाँ हमारे पास 1.5 KB की है, तो अच्छी खासी बड़ी रैम है हमारे पास। फिर उसके बाद 8 बिट डेटा बस फॉर रैम। डेटा बस अभी भी 8 बिट की है हमारे पास, एड्रेस बस हमने सिर्फ बढ़ाई है, डेटा बस अभी 8 बिट की है रैम के लिए। फिर हमारे पास 21 बिट एड्रेस बस है रोम के लिए। तो रोम की एड्रेस बस 21 बिट की, यानी कि 2 की पावर 21 बाइट्स की मेमोरी को हम लोग क्योंकि एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि एक लोकेशन में 1 बाइट होती है। ठीक है, आपने मेरे पुराने माइक्रो कंट्रोलर के अगर वीडियो देखे होंगे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी। माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर दोनों में मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि मेमोरी की एक लोकेशन में 1 बाइट होता है, 1 लोकेशन 1 बाइट। और उसमें फिर रूल था हमारे पास लोअर एड्रेस लोअर बाइट, हायर एड्रेस हायर बाइट। सही है, तो मेमोरी की 1 लोकेशन में 1 बाइट होगा, हमारा 1 बाइट होगा। ठीक है, तो इसीलिए 21 बिट से हम लोग 2 की पावर 21 एड्रेसेस लोकेट कर सकते हैं, और हर एड्रेस 1 बाइट का है, तो इसलिए 2 की पावर 21 बाइट्स की मेमोरी हम लोग मैक्सिमम एड्रेस कर सकते हैं अपनी 21 बिट की एड्रेस बस से। तो 2 की पावर 21 होता है हमारा 2 MB। तो मैक्सिमम 2 MB की रोम हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन होती कितनी है? जो पिकेटीन है 458 है, इसमें हमारे पास 32 KB की रोम होती है। 8051 माइक्रो कंट्रोलर याद है आपको, उसमें हमारे पास सिर्फ 4 KB की इंटरनल रोम थी। यहाँ पे हमारे पास 32 KB की इंटरनल रोम है, क्योंकि ये पिक है ना। और इसमें जैसे बताया कि प्रोग्राम इसका बड़ा होता है, इसलिए इन्होंने अपने आप मेमोरी इसमें ज्यादा दी, क्योंकि इनको ही पता है बड़ा प्रोग्राम है तो मेमोरी ज्यादा लगी। ठीक है, उसके बाद फिर 16 बिट वाइड इंस्ट्रक्शन बस फॉर रोम। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि डेटा बस दोनों के लिए अलग बनाई है। रैम के लिए डेटा बस अलग है, उसमें 8 बिट की डेटा बस है, 8 बिट का डेटा वहां से आएगा। और रोम के लिए, क्योंकि रोम से हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए, और इन्होंने क्या किया कि हर इंस्ट्रक्शन का साइज फिक्स कर दिया, हर इंस्ट्रक्शन 16 बिट की होगी। तो अब एक बार में एक इंस्ट्रक्शन को लाना है, तो बजाय ये कि 8 बिट की बस लगाने के, सीधे उन्होंने 16 बिट की बस लगा दी, जिससे कि एक ही बार में पूरी पूरी इंस्ट्रक्शन को फेच कर सके हम लोग मेमोरी से। समझ में आई बात? कैसा किया इन्होंने कि एक ही बार में पूरी इंस्ट्रक्शन को हम लोग मेमोरी से फेच कर सके। इसके लिए इन्होंने 16 बिट की डेटा बस रखी है इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब जो हमारी रोम में जा रही है वो डेटा बस 16 बिट की है, तो पूरी इंस्ट्रक्शन एक ही बाद में वहां से आ जाती है रोम से उठ करके। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फास्ट काम होगा। मैंने बताया था कि पिक जो है वो पूरा का पूरा, पिक या रिस्क जो है वो पूरा पूरा स्पीड के अराउंड डिजाइन रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास हाई करंट सिंक सोर्स 25 मिली एम्पियर। तो जो हमारा पिक है वो 25 मिली एम्पियर तक की करंट को सोर्स भी कर सकता है और सिंक भी कर सकता है। सोर्स सिंक करने का मतलब क्या है कि अगर इससे हमने एलईडी लगाई तो एलईडी को करंट प्रोवाइड करा सकता है 25 मिली एम्पियर तक की। ठीक है, नॉर्मली एलईडीज में 10 to 20 मिली एम्पियर की करंट चाहिए होती है, तो इसके पास ऑप्शन है। 8051 में ऑप्शन नहीं था, 8051 में करंट बहुत कम थी, अगर हम देते भी तो बहुत हल्की सी लाइट जलती। लेकिन इसमें वहां पे 2 मिली एम्पियर होती है, यहाँ 25 मिली एम्पियर है हमारे पास। तो 25 मिली एम्पियर के हम लोग करंट सोर्स कर सकते हैं, एलईडी को, एलईडी जला सकते हैं उससे, और 25 मिली एम्पियर करंट सिंक कर सकते हैं, यानी कि अगर हम लोग मतलब जीरो दे रहे हैं इसको और वहां से करंट आ रही है तो 25 मिली एम्पियर तक की करंट ये अपनी किसी भी पिन से सिंक कर सकता है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हमारे पास सीसीबी मॉड्यूल होता है, कैप्चर कंपेयर एंड पल्स विद मॉड्यूलेशन मॉड्यूल। ठीक है, ये हमारा सॉरी ये हमारा पूरी की पूरी थर्ड यूनिट है, कैप्चर कंपेयर एंड पल्स विद मॉड्यूलेशन मॉड्यूल। ये थर्ड यूनिट में इसी के बारे में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। अभी इन सब में इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। फोर्थ टाइम 4 हमारे पास टाइमर है इसमें, टाइमर 0, टाइमर 1, टाइमर 2, टाइमर 3। ठीक है, जिसमें से टाइमर 0 हमारा 16 बिट का है, टाइमर 1 हमारा नहीं, जिसमें से टाइमर 0 हमारा 16 बिट का है, और टाइमर 3 हमारा 16 बिट का है, और टाइमर 1 टाइमर 2 दो हमारे पास 8 बिट के हैं, और दो हमारे पास 16 बिट के हैं, नहीं सॉरी 3 16 बिट के हैं। एक है हमारे पास देखो, जिसमें से हमारे पास टाइमर 0 16 बिट और 8 बिट दोनों मोड में काम करता है, टाइमर 1 और टाइमर 3 दोनों 16 बिट के हैं, और टाइमर 2 हमारा 8 बिट का है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो 2 बिट के दो टाइमर है, सॉरी 8 बिट के दो टाइमर है, और 16 बिट के 3 टाइमर्स है हमारे पास, कह सकते हैं, क्योंकि टाइमर जो हमारा दोनों मोड में काम कर सकते हैं।
टाइमर 0 जो है वो 8 बिट में भी काम करता है, 16 बिट में भी काम करता है, वो हम पढ़ेंगे अभी टाइमर वाले सेक्शन में, जब सेकंड यूनिट का भी सेकंड वाली वीडियो में होगा। फिर उसके बाद 10 बिट 8 चैनल एडीसी, कि हमारे पास इसमें एडीसी है जिसमें 8 चैनल है हमारे पास, और वो एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में, और उसके 10 बिट्स हमें देता है। 10 बिट जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके 10 बिट का डेटा एक हमें देता है हर एक सैंपल के लिए, ठीक है। ये इसका इनबिल्ट है, ये इसके मोटे मोटे फीचर्स हैं, ठीक है। फिर आता है इसका पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम में क्या है, हमारे पास अलग अलग पिन है। अब चाहें तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि पिन डायग्राम भी सिलेबस में नहीं है और ये आएगा भी नहीं, और ये फिर हमने जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी जो सेकंड यूनिट की है उसमें पूरा पोर्ट्स मैंने डिस्कस किए, तो उसमें सारी पिन को पोर्ट्स के साथ हमने डिस्कस किया है। फिर भी यहाँ पे एक ऐसे ही ओवरव्यू एक देख लो कि यहाँ पे हमारे पास MCLR पिन है। MCLR ये क्लियर पिन होती है, अगर इस पे जीरो हुआ तो माइक्रो कंट्रोलर हमारा रीसेट हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इसको डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं VDD से, जिससे कि ये और एक स्विच हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्विच कनेक्ट कर देते हैं रीसेट के लिए, और इसको वैसे VDD से कनेक्ट करते हैं। अगर नॉर्मल ऑपरेशन है तो इस पर 1 हमें देना पड़ेगा, और अगर हमें इसे रीसेट करना है हम उस स्विच को दबाएंगे, इसको 0 दे देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे और हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास RA0 AN0, मतलब ये हमारी पोर्ट ए स्टार्ट हो रही है यहाँ से। इसमें जो पोर्ट्स होती हैं 5 पोर्ट्स होती हैं, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ पर आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कि इसमें 5 पोर्ट्स होती हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, पोर्ट ई, ठीक है। इसमें से पोर्ट बी सी डी यानी कि सेकंड थर्ड और फोर्थ पोर्ट जो है, पोर्ट बी, पोर्ट सी, पोर्ट डी, ये तीनों 8 बिट की होती है। पोर्ट ए हमारी 7 बिट की होती है, और पोर्ट ई जो है वो 3 बिट की होती है, ठीक है। 3 बिट की 4 बिट की होती है, सॉरी। तो क्योंकि RE3 तक होता है हमारे पास, तो हमारे पास MCLR ये हमारा रीसेट वाला पैटर्न हो गया। फिर ये RA पिन्स हैं, यहाँ पे RA दिख रहा होगा, पोर्ट की पिन को हम लोग R से डिनोट करते हैं, RA0, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5। तो ये 0 से लेके 5 तक 6 पिन हमारे पास हो गई। फिर इसमें RA6 और होती है हमारे पास, कहाँ गया RA6, ये रहा यहाँ पे OSC2 क्लॉक वो RA6, ये उस केस में काम आती है। ये हमारा OSC1 और OSC2 पिन है, यहाँ पे हम लोग ऑसिलेटर्स लगाते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर जो बाहर से हमें क्रिस्टल कनेक्ट करना होता है वो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है हम बजाय क्रिस्टल कनेक्ट करने के बाहर से सीधे क्लॉक इनपुट दे देते हैं, तो क्लॉक इनपुट हमें इस पिन पे देना है। तो अगर ऐसा है कि हम लोग डायरेक्टली बाहर से, आपने देखा होगा फंक्शन जनरेटर्स होते हैं लैब्स में, जिसमें हम लोग कैपेसिटर वगैरह को टेस्ट करते थे, तो उसमें ऑप्शन रहता था कि हम लोग साइनसोइडल वेव जनरेट कर सकते हैं या स्क्वायर वेव, और उसमें फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करने का ऑप्शन रहता था। तो अगर हम उस वाले फंक्शन जनरेटर से कोई सिग्नल फंक्शन जनरेट करके इस पर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इनपुट दे दें, ठीक है, तो हमें क्रिस्टल लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमारा काम एक पिन से चल जाएगा। अब ये जो दूसरी वाली पिन है एक खाली है, इसको हम लोग RA6 की तरह यूज कर सकते हैं। अगर हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया तो RA6 वाली पिन हमारे पास नहीं होगी, सही है। फिर हमारे पास RA में सिर्फ RA5 तक की 6 पिन होंगी सिर्फ हमारे पास, ठीक है। तो RA जो A पोर्ट है वो ज्यादातर हमारी जो ADC है, A to D कन्वर्टर जो है हमारे पास 8 चैनल 10 बिट का, तो उसके इनपुट चैनल इससे मल्टीप्लेक्स रहते हैं, कि हम लोग नॉर्मली इसको RA2, RA1, 2, 3 ये सब इनपुट पोर्ट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। लेकिन ये जो T0 CK आई है RA4 के साथ, ये टाइमर 0 की क्लॉक इनपुट हमने यहाँ पर मल्टीप्लेक्स की हुई है। तो अगर टाइमर 0 को क्लॉक इनपुट बाहर से चाहिए एज अ काउंटर, अगर उसको वर्क करना है तो हम लोग यहाँ से देते हैं, ठीक है। इसके अलावा VDD VSS हो गया, ये सप्लाई के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी है VDD VSS, ये ग्राउंड हो गया, ये पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम जो ड्रेन क्या कहते हैं सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर हम लोग थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिर D पोर्ट है, फिर C पोर्ट है, फिर B पोर्ट है। यहाँ पर C पोर्ट की कुछ पिन हमारे पास यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है। ऐसे D पोर्ट की कुछ पिन यहाँ पर है, और कुछ पिन हमारे पास कहाँ गई, D पोर्ट यहाँ पर है, और 1 2 3 नहीं, D4 5 6 यहाँ पर होंगी D की पोर्ट, ये RD0 RD1, ठीक है। तो ऐसे कुछ पिन हमारे पास यहाँ पर है जो दूसरी चीजों के साथ मल्टीप्लेक्स हैं। जब हम पोर्ट को डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पिन डायग्राम को। फिर आता है हमारे पास आर्किटेक्चर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आ गया तो आप अगर ये याद कर सकते हैं डायग्राम, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं है इसमें, जितनी चीज़ें हमारे पास थी वही सब चीज़ें हमने इसमें लगाई हुई, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, फ्लैश मेमोरी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हमारे इंस्ट्रक्शन को सेव करता है, रैम, रोम यहाँ पे हमारे पास होगा, ये रोम है, ये रैम है, ये FSR हो गया, स्टेटस रजिस्टर है, और ये इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग हो रही है यहाँ पे टाइमिंग मतलब जो ऑसिलेटर सर्किट है वो हम लोग यहाँ पे लगा दिया। फिर पोर्ट्स होंगी इसमें, IO पोर्ट्स हमने यहाँ पे शो कर दी, पेरिफेरल्स में टाइमर वगैरह आ जाएंगे, यहाँ पे काउंटर टाइमर का अलग से भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे कोई बात नहीं, आपको फीचर्स याद रहने चाहिए। अगर आपको फीचर्स याद हैं, आप एक सिंपल सा डायग्राम बनाइए, देखिए ऐसा, इसमें बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है, सिर्फ एक इतना भी अगर आप बना देंगे कि आपने एक यहाँ पे बनाया है ALU, ठीक है, ALU आप ऐसे बना दिए और इससे जो है आप एक बस गुजार दिए, ये हो गया आपकी सिस्टम बस,
सिस्टम बस, और बस इसके साथ आप रैम, फिर यहाँ पे रोम, ठीक है ना, इस टाइप से आप सारी चीज़ें लगाते चले जाइए। टाइमर होगा, यहाँ पे आप एक पूरा बना के टाइमर बना दिए, टाइमर, और 1 2 3 4 टाइमर है हमारे पास, 4 टाइमर की पिन निकल जाएंगी यहाँ से। उसके अलावा फिर हमारे पास क्या है, जो इसी के साथ में स्टैक जोड़ दिए, स्टैक हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, जितनी चीज़ें आपको याद है इसकी, है ना। और जैसे आईओ पोर्ट्स हैं, फिर यहाँ पर आके आप आईओ पोर्ट्स जोड़ दिए, आईओ पोर्ट्स, और इसमें से फिर ए बी सी डी ई ये लगा दिए। तो जितनी चीज़ें आपको याद है वो बस एक एएलयू लीजिए और उसके साथ एक बस बनाइए, और जितनी चीज़ें आपको याद है सारे कंपोनेंट को उस बस के साथ में जोड़ते चले जाइए, वो भी आपका आर्किटेक्चर डायग्राम बिल्कुल माना जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो मुझे इसके आने की उम्मीद बहुत ही कम है कि ये आएगा। तो आएगा क्या, आप कहेंगे सर सब कुछ तो आप कह रहे हैं सिलेबस में नहीं है, क्या पिन डायग्राम भी सिलेबस में नहीं है, फीचर्स भी सिलेबस में नहीं है, आर्किटेक्चर भी सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में क्या आएगा कि सिलेबस में है ये फ्लैग रजिस्टर आपका, ठीक है, ये टॉपिक सिलेबस में है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या है, सिंपल, हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग है। 8051 में भी हमारे पास था, वहाँ पे भी 5 फ्लैग थे, यहाँ पे भी 5 फ्लैग है। इसको याद करना और आसान है। क्यों आसान है, डायरेक्ट इसमें पहले 3 बिट जो है इधर वाली MSB 3 किसी यूज में नहीं है, अनयूज है। उसके बाद हमारा नेगेटिव, ओवरफ्लो, जीरो, डिजिट कैरी और कैरी, सही है। नेगेटिव क्या है कि जब हमारा जो नंबर है अगर वो नेगेटिव, वहां पे हमारे पास साइन बिट होती थी, ठीक है, ऐसे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फ्लैग है कि अगर कोई नंबर हमारा नेगेटिव है, साइन बाइनरी में अगर हम लोग डील कर रहे हैं और कोई हमारा नंबर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव कब होता है, जब कोई नंबर नेगेटिव होता था तो उसका MSB 1 होता था, ठीक है। तो नेगेटिव फ्लैग हमेशा हमारे पास जो MSB है उसको यहाँ पे कॉपी करता है, जो भी आंसर का MSB होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, दिस विल बी MSB ऑफ एनी आंसर, सही है, नेगेटिव फ्लैग में। तो अगर ये 1 आ रहा है MSB, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये जो है हमारा वो नेगेटिव नंबर है, और अगर वो 0 आ रहा है तो वो पॉजिटिव नंबर है। याद है ना, कंप्यूटर हमेशा नेगेटिव नंबर्स मतलब साइन नंबर्स को टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में सेव करता है। तो अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, तो टूज कॉम्प्लीमेंट की वजह से MSB हमेशा 1 होता है नेगेटिव नंबर्स का, सही है। तो अगर नंबर नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव है, तो ये फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग में जब हमारा रिजल्ट ओवरफ्लो कर जाएगा अपनी रेंज से, ठीक है। साइन नंबर की रेंज क्या होती है 8 बिट की, -128 से लेकर के +127 तक, सही है। तो साइन नंबर की जो रेंज है -128 से +127 तक, अगर हमारा आंसर 127 से ज्यादा है तो ओवरफ्लो फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा, और अगर आंसर -128 से कम है तो भी ओवरफ्लो फ्लैग 1 हो जाएगा। और ये इसको पता कैसे चलता है, पता चलने के लिए हमारे पास होता है C6 XOR C7, C6 XOR C7, ये हमारा ओवरफ्लो फ्लैग होता है। यानी कि अगर हमारा कैरी आया, XOR का मतलब क्या है कि अगर दोनों सेम होंगे तो आंसर होगा 0, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो आंसर होगा 1। तो अगर कैरी आया और बाहर नहीं निकला, इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया। लास्ट डिजिट पे, आखिरी डिजिट जो होती है हमारी C7 होती है, आखिरी डिजिट हमारी C7 होती है। तो C7 पे मतलब जो लास्ट डिजिट है वहां से जो कैरी जनरेट होता है वो C7 है। तो अगर लास्ट डिजिट पे कैरी आया, C6 आया लेकिन C7 जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब रिजल्ट ओवरफ्लो हो। और अगर C6 आया नहीं, C7 जनरेट हो गया, इसका मतलब रिजल्ट ओवरफ्लो हो गया। अगर C6 आया और C7 भी निकल गया, इसका मतलब रिजल्ट ओवरफ्लो नहीं। और C6 नहीं आया और ना C7 निकला, इसका मतलब रिजल्ट ओवरफ्लो नहीं, सही है। सिंपल कंडीशन है। जो हमारा लास्ट के कैरीज है, अगर हमारे पास 8 बिट्स हैं और लास्ट के जो कैरीज है C6 और C7, तो अगर लास्ट के 2 कैरी, उनसे हम लोग पता करेंगे कि हमारा रिजल्ट ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग जैसा कि इसका नाम है, अगर आंसर 0 है तो ए फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर आंसर 0 नहीं है तो ए फ्लैग 0 रहेगा। उसके बाद डिजिट कैरी। डिजिट कैरी कब होता है, जब लोअर निबल से हायर निबल में आता है। कैरी तो समझ में आ रहा है तुम लोग को, कैरी का मतलब क्या है, कैरी या बोरो, कि जब हमारा आखिरी डिजिट मतलब एक हमने सम किया उसमें से अगर कैरी आ रहा है, इसका मतलब कैरी फ्लैग हमारा 1 है, ठीक है। डिजिट कैरी क्या होता है कि मान लिया मैंने 45 कर रहा हूँ और 1 6 ऐसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कैरी अगर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसका मतलब डिजिट कैरी हमारा 1 हो, ठीक है। 5 6 11 11 यहाँ आया, तो ये जो कैरी है इसकी वजह से डिजिट कैरी हमारा 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से कैरी जनरेट होगा, मान लीजिए 7 है, अगर यहाँ पे 4 7 11 + 1 12, तो 2 और ये जो 1 कैरी आया ये हमारा कैरी फ्लैग में जाता है। तो ये कैरी, इसकी वजह से कैरी फ्लैग 1 होगा और इसकी वजह से डिजिट कैरी 1 होगा। डिजिट कैरी हमारा 4th बिट से निकलता है। ये अगर हम इसको अगर हम लोग माने कि ये दो अगर इनको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर्स मान लें, तो हेक्साडेसिमल में 4 5 + 6 पे तो कैरी नहीं आएगा, 5 + E पे आ सकता है, ठीक है, ऐसा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी मतलब 8 डिजिट का जो नंबर है 8 बिट का, तो उसमें से ये वाली 4 बिट होती है हमारी, मतलब आपको कैसे दिख रहा होगा अगर मैं हूँ ऐसे, तो
हाँ, तो ये वाली जो 4 बिट है ये LSB है, और ये वाली 4 बिट ये MSB है, ठीक है। मतलब ये लोअर निबल है और ये हायर निबल। तो जब लोअर निबल से कैरी हायर निबल के अंदर जाएगा तो हमारा डिजिट कैरी 1 हो जाएगा, सही है। और अगर नहीं जा रहा तो हमारा डिजिट कैरी 0 रहेगा। तो ये 5 फ्लैग है, बस छोटे से ये याद रखने हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा यार, फ्लैग रजिस्टर आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जरूर आता है इनसेम एग्जाम, ठीक है। चलो फिर आता है हमारे पास रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, SFR थे हमारे पास जैसे। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स हैं हमारे पास पिक 18 में। जैसे सबसे पहला रजिस्टर है हमारा W रजिस्टर, वर्किंग रजिस्टर जिसको कहते हैं। ये हमारा एज एन एक्यूमुलेटर वर्क करता है कि इसके अंदर ऑपरेंड रहेगा और जो रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली आके इसी के पास स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर है हमारा। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का होगा भाई? प्रोग्राम काउंटर हमेशा उतने बिट का होता है जितने बिट के रॉम के एड्रेसेस होते हैं, ये याद रखना हमेशा। जो रॉम, क्योंकि उसको रॉम को एड्रेस करना है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस यानी रॉम में, इंस्ट्रक्शन कहाँ होती है? इंस्ट्रक्शन रॉम में होती है। तो रॉम के एड्रेस सारे सारे 21 बिट के हैं, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर भी हमारा 21 बिट का होगा, सही है। तो प्रोग्राम काउंटर हमारा 21 बिट का होगा। स्टेटस रजिस्टर है फिर हमारे पास, जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा स्टैक पॉइंटर है और स्टैक है। स्टैक क्या है? स्टैक वो मेमोरी है जहां पे जब प्रोग्राम काउंटर कोई कॉल या इंटरप्ट पे जाता है, कोई कॉल फंक्शन आ गया या इंटरप्ट फंक्शन आ गया, तो रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए स्टैक होता है उसके पास। क्योंकि वो जा तो रहा है, जाने का एड्रेस तो इंस्ट्रक्शन में दिया है, आने का एड्रेस उसको पता नहीं है। आने का एड्रेस अभी उसके पास है, अभी तो उसके पास है, लेकिन आने का एड्रेस हमें प्रोग्राम में नहीं मिले। तो वो क्या करेगा, ये आने वाला एड्रेस, रिटर्न एड्रेस जो है, इसको स्टैक में स्टोर करके जाता है और फिर अपने इंटरप्ट को सर्विस देने के लिए जाता है। जब इसकी इंटरप्ट कंप्लीट हो जाती है, कॉल फंक्शन वो कंप्लीट हो गया, फिर ये वापस आता है, तो उस स्टैक से वापस से एड्रेस लेता है कि भाई लाओ मेरा जो रिटर्न एड्रेस था मुझे दो, और फिर उस एड्रेस पे जाकर के वापस से एक्सिक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा हमारा? प्रोग्राम काउंटर 21 बिट का रजिस्टर है, और स्टैक जो है, तो स्टैक क्योंकि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट्स को स्टोर कर रही है, इसलिए स्टैक भी 21 बिट वाइड हो। तो हमारे पास जो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस के लिए स्टैक है वो 21 बिट वाइड है और उसमें 31 लेवल्स हैं, ठीक है। कितने लेवल्स हैं? 31 लेवल्स हैं। क्योंकि ऐसे तो 32 लेवल है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लेवल कभी यूज नहीं होता। अगर स्टैक आपने पहले पढ़ा हो, स्टैक हमारा कैसा होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो जब उसमें हम लोग सेव करते हैं स्टैक में कोई वैल्यू, तो सबसे पहले उसको हम लोग एक एड्रेस उसमें प्लस करते हैं। जो स्टैक पॉइंटर होता है वो हमेशा टॉप ऑफ स्टैक को डिनोट करता है। तो जब भी हम उसके अंदर कोई चीज रखेंगे, पहले स्टैक पॉइंटर को हम लोग एक 1 प्लस करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, सही है। तो जो फर्स्ट लेवल होता है वो हमेशा खाली रहता है, वो कभी यूज नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास 31 लेवल की स्टैक होती है। हम ये बात कह सकते हैं कि टोटल 31 लेवल के हमारे पास स्टैक है और हर लेवल हमारा 21 बिट वाइड है। तो प्रोग्राम काउंटर की पूरी कंटेंट हमारे एक ही लेवल में आ जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है वो बार बार उसको सेव करना हो, तो बार बार कई सारे रिटर्न एड्रेस हमारे वहां पर सेव हो जाएंगे, सही है। तो ये था हमारा स्टैक। स्टैक में क्या होता है कि हमारे पास ये स्टैक एक अलग से आपका टॉपिक है, ये स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर, चलो अभी डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा फिर FSR है हमारे पास। FSR होते हैं फाइल सेलेक्ट रजिस्टर्स, ये हमारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में काम आते हैं। फाइल सेलेक्ट रजिस्टर्स हमारे पास 3 फाइल सेलेक्ट रजिस्टर्स होते हैं। इनको हम लोग एज ए डेटा पॉइंटर यूज कर सकते हैं रैम के लिए। रैम के एड्रेस कितने बिट के हैं? 12 बिट के, है ना। रैम की जो एड्रेस बस है वो 12 बिट की है, तो रैम के सारे एड्रेस 12 बिट के हैं, रोम के 21 बिट के, याद रखना 2112 ऐसे है बस। तो रैम जो है उसके एड्रेस है 12 बिट के। तो ये सारे रजिस्टर्स 12 बिट के होते हैं, 3 रजिस्टर्स होते हैं। तो 12 बिट के ये एड्रेसेस स्टोर करने के काम में आते हैं। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में यूज होता है, वहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं। इसके अलावा टेबल पॉइंटर हमारे पास होता है। 21 बिट रजिस्टर यूज टू मेमोरी पॉइंटर टू कॉपी बाइट बिटवीन प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा रजिस्टर। हमने ये जैसे क्या होता है, कुछ चीजें परमानेंट डेटा होती है हमारे पास, जो कि वो रहना ही रहना है हमारे पास, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग टेबल बना के रॉम में सेव कर लेते हैं। तो अब उसको, उस टेबल को पॉइंट करने के लिए, ठीक है, एक तो प्रोग्राम काउंटर है हमारे पास 21 बिट का, लेकिन वो जो टेबल है एक्चुअल में वो डेटा है। तो उस टेबल को पॉइंट करने के लिए हमारे पास एक डेटा पॉइंटर होना चाहिए। तो वो जो डेटा पॉइंटर है वो टेबल पॉइंटर होता है हमारे पास यहाँ पे। जैसे हमारे पास 8051 में DPTR रजिस्टर था डेटा पॉइंटर, वैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल पॉइंटर रजिस्टर होता है, जो कि रॉम में से डेटा को जो है एड्रेस करने के काम में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके सिलेबस का कोर टॉपिक है, ठीक है। इसका आने के चांसेस भी हैं, ये या रैम में से, प्रोग्राम मेमोरी या डेटा मेमोरी, दोनों में से कोई एक ना एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर आता है इंसान, ठीक है। तो प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके पास आता है तो आपको एटलीस्ट इतना जरूर लिखना है, ये डायग्राम बनाना है ये वाला, और ये 3-4 लाइनें जो है ये तो आपको जरूरी लिखनी है, ठीक है। तो प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है? प्रोग्राम मेमोरी में क्या स्टोर रहता है? प्रोग्राम मेमोरी में कोड स्टोर रहते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितनी बड़ी मेमोरी है?
टोटल हम लोग मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 2 MB के प्रोग्राम मेमोरी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितना 32 KB के हमारे पास सिर्फ प्रोग्राम मेमोरी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेन चीज जो है देखो ये बनाना है ये वाला डायग्राम, और इसमें 3 चीजें जरूर हाईलाइट करनी है। पहली चीज क्या है कि रीसेट वेक्टर 00H पे हमारे पास रीसेट वेक्टर होगा। जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट होगा तो वो यहाँ आएगा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करनी। तो रीसेट वेक्टर पे हमारे पास अक्सर बायोस का एड्रेस होता है। जब माइक्रो प्रोसेसर यहाँ आता है माइक्रो कंट्रोलर, तो यहाँ से वो उसको बायोस पे भेज देता है, वहां से वो प्रोग्राम लोड करके फिर वो अपनी असली स्टेट में आता है और फिर बाकी सारे प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर 000H पे है हमारे पास, ठीक है, 00008H पे। तो हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर क्या है, हमारे पास यहाँ पे इंटरप्ट की 2 प्रायोरिटी, एक है हाई प्रायोरिटी एक है लो प्रायोरिटी। तो अगर हाई प्रायोरिटी की इंटरप्ट आ रही है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर आएगा और यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ होगा वो रन करना स्टार्ट होगा। अब ये देखो 0008 और फिर लो प्रायोरिटी इंटरप्ट वेक्टर हमारे पास 0018H, ठीक है। तो 8 से 18 तक में कितने कितने मेमोरी स्पेसेस है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 18 से 8 के बीच में कितने मेमोरी स्पेसेस हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर 10 मेमोरी स्पेसेस हैं, 18 में से 8 में से चला गया। नहीं, लेकिन 10 नहीं है, यहाँ पे 16 मेमोरी स्पेस है। क्यों? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में, राइट, हेक्साडेसिमल में 18 जो होता है वो एक्चुअल में 20 होता है। 16 प्लस 18 मतलब 16 हमारा 0 होता है, तो 18 जो होगा वो कितना होगा, मतलब 10 से 18 अगर है तो 16 प्लस 24 होगा, और 8 जो हमारा 8 है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में 24 माइनस 8 16, तो टोटल यहाँ पे 16 लेवल्स हैं इसके बीच में। तो 16 लेवल होने का मतलब ये है कि अगर हम जंप और कॉल के सेट्स लिख रहे हैं तो 4-5 सेट हम लोग वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है अगर हाई प्रायोरिटी यहाँ पे वेक्टर आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग बस ये चेक कर लेते हैं कौन सी इंटरप्ट आई है और फिर उसको उसके ISR पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये 16 लोकेशंस हैं, ठीक है, हाई प्रायोरिटी के लिए। तो ये लिमिटेड है, अगर छोटा सा कोड है तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 16 लोकेशन में अगर हमारा आ रहा है तो, और नहीं आ रहा तो फिर हम उसके लिए कहीं इसको यहाँ से जंप करा देंगे किसी और लोकेशन के पास, ठीक है। फिर हमारे पास लो प्रायोरिटी इंटरप्रेटर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम लोग कहीं तक भी इसको ले जा सकते हैं। सही है, समझ में आया। तो ये एक बनाना है। फिर इसके बाद इसी के साथ हमारे पास स्टैक और प्रोग्राम काउंटर होगा। क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये मेमोरी के साथ में काम करते हैं। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो है वो इसके एड्रेसेस होते हैं और ये ऑटो इंक्रीमेंट मोड में चलता है, एक इंस्ट्रक्शन दूसरी इंस्ट्रक्शन ऐसे करके एग्जीक्यूट करता रहता है, और अगर बीच में कहीं कॉल या जंप का ऑप्शन आ गया तो फिर ये स्टैक यूज करता है, तो इसीलिए हम लोग स्टैक भी इसके साथ ही बना देते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें प्रोग्राम मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये दोनों चीजें प्रोग्राम मेमोरी का पार्ट नहीं है। प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इसको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम मेमोरी से ही काम करते हैं, ठीक है। सारी सारी चीजें यहाँ पे 21 बिट, ये वाला हमारा स्टैक ये भी 21 बिट वाइड है, ये भी 21 बिट वाइड है, और इसके एड्रेस भी 21 बिट के हैं, लेकिन ये 8 बिट वाइड है। इसमें हर लोकेशन जो हमारी मेमोरी है उस मेमोरी में हर लोकेशन हमारी 8 बिट की ही है, ठीक है। तो इसे इसलिए हमें ये बनाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो लिखा है कॉल, आर कॉल, रिटर्न, रेटफाई, RETW, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब आएंगी तब हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है इसके साथ में इंटरेक्ट करेगा। जैसे कॉल अगर आया तो यहाँ पे अपना ये स्टोर करके जाएगा, और आर कॉल आया तब भी। अगर रिटर्न आ रहा है तो अब यहाँ से वापस लेगा अपने एड्रेस को और फिर जाके उस लोकेशन पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा 32 KB ऑफ फ्लैश मेमोरी, दैट मीन इट कैन होल्ड 16K ऑफ सिंगल वर्ड इंस्ट्रक्शन। सारी इंस्ट्रक्शन इसमें कितनी 16 बिट की होती है, यानी 16 बिट यानी 1 वर्ड कहते हैं। जैसे 8 बिट को 1 बाइट कहते हैं, ऐसे ही 16 बिट को 1 वर्ड कहते हैं। तो अब इसमें 32 किलोबाइट मेमोरी है अगर, तो इसका मतलब, और हमारे पास 2 बाइट की एक इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसकी हाफ इंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं। 32 किलोबाइट टोटल है और हमारी एक इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है, तो अगर एक इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की, 32 किलोबाइट में कितनी इंस्ट्रक्शन होंगी 16K इंस्ट्रक्शन होंगी, तो टोटल 16,000 के करीब इंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें सेव कर सकते हैं, ओके। और 21 बिट प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, बिकॉज यहाँ, अच्छा यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 32 KB की ही सिर्फ हमारे पास मेमोरी है, तो उससे आगे की अगर हम लोग मेमोरी को रीड करेंगे तो वो रीड 0 देगा, बस। उसको भी लिखना जरूरी नहीं है, ये वाली चारों लाइनें तो आपको लिखनी बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्या क्या चीजें इसके अंदर है और ये डायग्राम बनाना है। तो अगर इतना भी आप बना करके आते हैं तो 5 में से 5 मार्क्स पक्के आपको मिल जाएंगे। अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आ जाता है तो फिर 1-2 मार्क्स उसमें कट सकते हैं, फिर आपको इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना काफी है, बिल्कुल मोर देन एनफ है, 5 में से 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर, ये भी हमारे सिलेबस का टॉपिक है। स्टैक जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ये स्टैक मेमोरी होती है जो यूज होती है
हमारे रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि स्टैक जो है वो लीफो मेमोरी होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि हमें कॉल फंक्शंस में इसी की जरूरत होती है। जैसे एक मेन प्रोग्राम से हमने दूसरे प्रोग्राम को कॉल किया तो अब इसका एड्रेस सेव होगा, फिर इस दूसरे प्रोग्राम से हमने तीसरे प्रोग्राम को कॉल किया तो अब इसका एड्रेस सेव होगा। तो पहले हमें किस एड्रेस की जरूरत पड़ेगी? जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर वापस इस प्रोग्राम पे आएगा ना, इस तीसरे वाले पे थोड़ी जाएगा जो पहले था। तो इसीलिए जो बाद में हमने स्टोर किया था बाद वाला एड्रेस, वो हमें चाहिए पहले, उसको लेके पहले यहाँ आएगा, फिर जब इसको कंप्लीट कर लेगा फिर इसका जो दूसरा वाला एड्रेस था उसको लेके फिर वापस से पहले वाले के पास आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें यूज ही इसका होता है इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्टैक यूज करते हैं, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप के हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे पास 31 लेवल का स्टैक है और हर लेवल हमारा 21 बिट वाइड है। प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट्स हैं वो पुश हो जाते हैं स्टैक पे जब कोई भी आर कॉल या कॉल इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। पीसी वैल्यू इज पुल्ड ऑफ द स्टैक, इसको आप पॉप ऑफ भी लिख सकते हैं, पुल ऑफ द स्टैक ऑन अ रिटर्न और RETW और अ रेटिफाई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द स्टैक स्पेस इज नॉट पार्ट ऑफ द आइदर प्रोग्राम और डेटा स्पेस, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्टैक की जो मेमोरी है वो ना प्रोग्राम मेमोरी का पार्ट है डेटा मेमोरी का पार्ट है, उसके बाद एक अलग से हमारे पास जगह होती है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू टॉप ऑफ द स्टैक, हमेशा जो फुल लास्ट फुल लोकेशन होगी स्टैक की उसको पॉइंट करेगा हमारा स्टैक पॉइंटर। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर हमारी मेमोरी स्टैक पॉइंटर मतलब स्टैक जो है हमारी वो अगर 32 लेवल्स हैं, उसमें 31 लेवल्स हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए कितने बिट चाहिए हमें? 31 लेवल को एक्सेस करने के लिए कितने बिट्स हम लोग को चाहिए बताओ? 31 मैंने क्या बताया, 32 लेवल्स है टोटल, तो 32 कितना होता है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब 5 बिट में हमारा काम चल जाएगा। अगर 5 बिट का कोई रजिस्टर हो हमारे पास तो उससे भी हम लोग पूरी पूरी स्टैक को एक्सेस कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो अब हमारे पास जो स्टैक पॉइंटर है वो ऐसे ही, अब रजिस्टर तो हमारे पास ऐसा तो है नहीं हम लोग 4 बिट का 5 बिट का लेके बैठे हैं, रजिस्टर कितने बिट का होता है 8 बिट का होता है या 16 बिट का होगा, सही है। तो अब जो हमारे पास 8 बिट का रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर, इसमें हमारे पास कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा कि जो लास्ट की 5 बिट्स हैं ये तो एड्रेस बताएंगे हमें कि कौन सा स्टैक में कौन सा लेवल फुल हो गया, ठीक है, कहाँ कौन से लेवल तक हमारी स्टैक फुल है, ये बताएगा हमारे ये 5 बिट्स, ठीक है। और इधर हमारे पास 2 बिट और होती है जो बताती है स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं हो गई या ओवरफ्लो तो नहीं हो, मतलब अब ऐसा होगा कि आप कॉल पे कॉल करते ही चलेगा और बार बार उसमें पुश करे जा रहे हैं एड्रेस, तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा ना। तो अगर जो है फुल हो गया तो फिर ये वाली बिट 1 हो जाएगी स्टैक फुल, ठीक है। और अगर आपने पॉप करे जाए बाई चांस गलती से आपने एक और बार पॉप कर लिया, प्रोग्राम लिखने में गलती हो गई, तो फिर हमारी स्टैक अंडरफ्लो वाली बिट 1 हो जाती है, ठीक है। ये फिर हमारा डेटा मेमोरी का मैप, ठीक है। ये हमारा स्टैक पॉइंटर हो गया, ठीक है। 3-4 टॉपिक खत्म हो गए, प्रोग्राम मेमोरी खत्म हो गया, अब बचा हमारा डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी में हमारे पास अगर डेटा मेमोरी आपके पास आता है एग्जाम में और अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो इस डायग्राम की वजह से आपके आधे से ज़्यादा मार्क्स पक्के। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सोचो 2.5-3 मार्क्स आपको सिर्फ डायग्राम के मिल जाएंगे। अगर आपने थोड़ी थ्योरी और लिख दी इसमें तो वो 2 मार्क्स भी आपको बाकी मिल जाए, 5 में से 5 मार्क्स एकदम कन्फर्म। अब होती क्या है रैम, डेटा मेमोरी। तो इसके डेटा मेमोरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा है कि हमारे पास टोटल कितनी मेमोरी थी, डेटा मेमोरी कितनी थी 1536 बाइट्स, या टोटल कह सकते हैं 4 MB तक हमारे पास, नहीं 4 KB तक के हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि 12 बिट का एड्रेस है। 12 बिट के एड्रेस बस की वजह से 4 KB मैक्सिमम हमारे पास हो सकती है। तो 4 KB जो है उसको हमने डिवाइड किया है 256 बाइट्स के बैंक में। तो 4 KB को हमने टोटल 16 बैंक बनाए, 4 KB में हमने 16 बैंक बनाए और हर बैंक हमारा 256 बाइट्स का है। अब तुमको याद हो, अगर आप लोग को याद हो तो 8051 में जो हमारा इंटरनल रैम थी वो 128 बाइट्स की थी, ठीक है। यहाँ पे हमें एक बैंक ही सिर्फ वो 256 बाइट्स का मिल रहा है, तो फायदा है नहीं है। तो 256 बाइट्स में ही हमारा काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी क्योंकि रैम है हमारे पास तो उसमें 16 बैंक में उसको डिवाइड किया कि एक बार में आप किसी एक बैंक को सेलेक्ट करके उसके 256 बाइट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे वहां पे हमारे पास बैंक सिलेक्शन में 8 बिट्स थी, 8 बाइट्स थी कि हम लोग 8 रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, मतलब 8 रजिस्टर्स हम लोग यूज कर सकते थे किसी एक बैंक को सिलेक्ट करके 8051 में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, पिक में हमारे पास टोटल 16 बैंक है, 16 में से कोई एक बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं और हर बैंक हमारा 256 बाइट्स का है, सही है। और वो बैंक सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है BSR रजिस्टर। BSR रजिस्टर में टोटल 16 बैंक हैं, अगर तो 16 बैंक को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट चाहिए, 16 बैंक में 16 लोकेशन अगर सेलेक्ट करनी हो कोई कोई एक, तो कितनी बिट चाहिए 4, क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16। तो ये जो 16 बिट मतलब, तो ये जो 2 की पावर 4 है
2 की पावर 4 मतलब 4 बिट का हमारे पास BSR रजिस्टर होता है, बैंक सेलेक्ट रजिस्टर। ये भी 8 बिट का होता है, शुरुआत वाली मतलब MSB 4 खाली होती है, लास्ट वाली 4 बस हम लोग यूज करते हैं। तो वो जो 4 बिट का रजिस्टर है वो सेलेक्ट करता है कौन सा बैंक इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस बैंक के जो अंदर के एड्रेस होंगे वो सब 8 बिट के होंगे, क्योंकि 256 बाइट्स का है, तो 256 होता है 2 की पावर 8। तो इसके अंदर के जितने एड्रेस हैं वो सब 8 बिट के हैं। वो 8 बिट हम लोग देते हैं अपनी इंस्ट्रक्शन में। वो जो 8 बिट का एड्रेस है वो हम लोग इंस्ट्रक्शन से प्रोवाइड कराते हैं। और जो 4 बिट एक्स्ट्रा लग रही है हमें, क्योंकि टोटल हमारा कितना एड्रेस है, 12 बिट का एड्रेस है टोटल हमारा, तो वो जो 4 बिट एक्स्ट्रा लग रही है जो कि हम लोग यूज करें बैंक सेलेक्ट करने के लिए, वो हम लोग देते हैं बैंक सेलेक्ट रजिस्टर से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे बनाना है आपको, ये बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2, फिर उसमें अनयूज मतलब हो जाएगा जितना भी है बीच में, और फिर हमारे पास यहाँ से बैंक 15 होगा। ये हमेशा होता है हर में। देखो मैंने क्या बताया, 4 KB टोटल 4 KB की हमारे पास इंटरनल रैम, लेकिन हर एक माइक्रो प्रोसेसर में 4 KB नहीं होगा, जैसे हमारे पास 458 है, तो इसमें हमारे पास टोटल 1536 बाइट्स की हमारे पास रैम है, ठीक है। तो 1536 में से 6 बैंक होंगे हमारे पास यहाँ पे ऊपर GPR, और एक हमारे पास SFR होगा, ठीक है। तो ये वाला जो SFR स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स वाला बैंक, ये हमेशा होता है। ये वाले वेरी कर सकते हैं, किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रैम विच वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो अब ये जो रैम है, इसमें फिर एक और हमारे पास एक्सिस बैंक होता है। एक्सिस बैंक एक वर्चुअल रजिस्टर की तरह इसको समझिए, वर्चुअल बैंक की तरह। इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ पार्ट तो यहाँ का आ जाता है और कुछ पार्ट यहाँ का आ जाता है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 256 बाइट्स आर एनफ, उतनी ही रैम हमारे लिए बहुत है, उससे ज़्यादा की मोस्ट प्रोबेबली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों ना इसको कुछ फास्ट बना दिया जाए, बजाय इसके कि मतलब हम लोग 12 बिट का एड्रेस दें, 8 बिट का इंस्ट्रक्शन में, 4 बिट का BSR से, फिर वहां से प्लस होकर के फिर वो जा रहा है रैम में और उसको जाके एड्रेस कर रहा है। बजाय इसके एक छोटा सा बैंक एक्सिस बैंक हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें से ऊपर से लोकेशन आती है 90 और 96 बाइट्स जो होंगी वो बैंक 0 से होंगी, यानी कि जो जनरल पर्पज हमारा रैम है उससे 96 बाइट हमारी जनरल पर्पज रैम की होंगी, और 160 बाइट हमारे पास SFR से आएंगे, SFR वाले बैंक से आएंगे जो बिल्कुल हाईएस्ट वाली होंगी, ठीक है। तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन एक एक्सेस बैंक होता है। तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं, जब भी हम कोई एड्रेस उसको देते हैं, तो हमेशा यहाँ से उसको लेता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वो इस वाले बैंक में आएगा, जो कि ऊपर का और नीचे वाला पार्ट को मिला के हमने बनाया हुआ है, इस वाले बैंक में आएगा, और यहाँ से वो डेटा को एक्सेस करेगा, सेव करना है सेव करेगा, रीड करना है रीड करेगा, जो भी करना है उसको करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा तो जरूरी नहीं है कि हमें नहीं यूज करना है एक्सेस बैंक, हमें तो बैंक 2 यूज करना है, बैंक 1 यूज करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है ना उसका भी। उसका ऑप्शन क्या है कि हम बैंक सेलेक्ट रजिस्टर से उसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पे जो अपनी इंस्ट्रक्शन होगी हम उसमें बताएंगे कि हमें बैंकिंग यूज करनी है, अब हमें एक्सेस बैंक यूज नहीं करना। हर इंस्ट्रक्शन के एक इंस्ट्रक्शन के लास्ट में डॉट कॉमा करके ए बिट होती है, तो ए बिट अगर 0 है इसका मतलब हम लोग एक्सेस बैंक यूज कर रहे हैं, ए बिट अगर 1 है इसका मतलब हमें BSR से लेकर के टोटल और मेन रैम में से जाके डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है हमारे, समझ में आया यहाँ तक एक्सेस बैंक हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि ऑपरेशन हमारा फास्ट हो जाए, बजाय 12 बिट के एड्रेस से हमारा 8 बिट के एड्रेस में हमारा काम चल जाए। लेकिन अगर 12 बिट का एड्रेस भी हमें देना है तो हम दे सकते हैं 8 बिट का इंस्ट्रक्शन से और 4 बिट का BSR से, सही है। 43 मिनट्स हो गए, सॉरी। तो डेटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का यही पार्ट है जो मैंने वहाँ बताया था, उसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, ये आप लोग देख लीजिएगा सिंपल। अगर ये डायग्राम आप बनाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ज़्यादा सारे बार जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हमारे पास है एक्सेसिंग डेटा मेमोरी। डेटा वही जो मैंने अभी बताया कि हम लोग कैसे कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास टोटल इसका जो एड्रेस है वो 12 बिट का है, 12 बिट में से 8 बिट हम लोग देते हैं इंस्ट्रक्शन में, और 4 बिट मिलती है BSR से। डिपेंड करता है एक्सिस बैंक लेटर पे। ए अगर हमारा 1 है इसका मतलब अगर ए हमारा 1 है इसका मतलब हम लोग बैंकिंग यूज कर रहे हैं, और यहाँ से 8 बिट का एड्रेस इंस्ट्रक्शन से आएगा, 4 बिट बैंक सेलेक्ट रजिस्टर से, ये 12 बिट का एड्रेस जाएगा यहाँ पर, और रैम में से जो भी एड्रेस ये 12 बिट का होगा उस एड्रेस को सेलेक्ट करके हम लोग वहां से डेटा ले लेंगे, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ए हमारा होता है 0, एक्सिस बैंक जो है वो 0 रहता है। तो 0 होने की वजह से जो एक्सिस बैंक बिट 0 होने की वजह से हमारी जो मेमोरी है वो ये वाली एक्सेस होती है, और यहीं से हमारा काम चल जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब हमें बैंक यूज करें तो हम उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। डेटा 1 BSR 8 बिट रजिस्टर पार्ट ऑफ SFR, ठीक है। इसके अलावा अपॉन पावर ऑन BSR इक्वल्स टू 0 एक्सेस GP रैम, मतलब शुरुआत में BSR की भी 0 रहेगा, इसका मतलब स्टार्टिंग ये वाला जो बैंक है बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहता है इसकी वजह से। और ये देखो ये वाली इंस्ट्रक्शन है मूव VWF0x70, पहले हमने इसमें मूव LB करके बैंक सेलेक्ट रजिस्टर में 2 डाला है, ठीक है। बैंक सेलेक्ट रजिस्टर में आ गया, BSR में आ गया 2, और LW अब W में 0 डाल के हमने मूव WF, हमने W कंटेंट है उसको हम लोग मूव करा रहे हैं कहाँ पे,
0x70। WF मतलब मूव डब्ल्यू कंटेंट को मूव कराना है फाइल रजिस्टर में, F मतलब फाइल रजिस्टर। कौन सा फाइल रजिस्टर? 70 वाला फाइल रजिस्टर। अब हमने यहाँ पे एक्सेस बिट कर रखी है 1, ठीक है, ये इसके कॉमा के बाद आती है एक्सेस बिट। जब ये 1 है इसका मतलब हमें 70 पे नहीं भेजना, बल्कि 70 में हम लोग BSR के जो एड्रेस है, BSR को जो बेटा उसको भी ऐड करेंगे 12 बिट एड्रेस बनाने के लिए। तो अब 70 पे ना भेज के 270 पे हम इसको भेजेंगे डेटा को। सही है, चलो डेटा में एड्रेसिंग इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, हमारे पास जो FSR रजिस्टर्स होते हैं उसमें हम लोग वो ये 12 बिट वाइड होता है, जहां जो भी हमें रैम में जो भी लोकेशन एक्सेस करनी है उसका 12 बिट का एड्रेस हम लोग FSR रजिस्टर में पुट करते हैं, और फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं अपनी एड्रेसिंग मोड्स में, मतलब अपनी इंस्ट्रक्शन में। FSR का हम लोग नाम देते हैं, तो इस ये हमारा माइक्रो कंट्रोल क्या करता है, इस FSR में जाके उसका एड्रेस उठाता है वहां से, और उस एड्रेस पे से फिर डेटा को उठाता है, राइट करना है राइट करना है जो। तो हमारे पास टोटल 3 रजिस्टर्स होते हैं, FSR 0, FSR 1 और FSR 2, ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं। और FSR का जो कंडीशन होता है कुछ इस टाइप का होता है, ये FSR लोअर है और ये FSR हायर है, हायर में 4 बिट एक्स्ट्रा रहती है हमारे पास यहाँ पे, इस टाइप से हम लोग उसको यूज करते हैं। सही है, फिर डेटा टाइप्स इन सी। अब डेटा टाइप्स इन सी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगे। हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टर होता है, अनसाइंड कैरेक्टर होता है, इंटीजर होता है, मतलब साइन इंटीजर अनसाइंड इंटीजर, उसके अलावा फिर अनसाइंड शॉर्ट, साइन शॉर्ट, ऐसे करके हमारे पास रहते हैं। बस मेन ये टेबल है, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपने ये टेबल बना दी डेटा टाइप्स के क्वेश्चन में, तो आधे मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नाम क्या है डेटा टाइप का, दूसरा उसका साइज क्या है, और तीसरा उसकी रेंज क्या है। तो अनसाइंड कैरेक्टर है हमारे पास 8 बिट का, क्योंकि अनसाइंड है तो इसकी रेंज होगी 0 to 55, और साइंड कैरेक्टर जो होगा 8 बिट का वो -128 से 127 होगा। ठीक है, ये सिंपल है, जितने बिट का होगा 2 की पावर उसमें लगा देनी है, तो मैक्सिमम उसकी मिल जाएगा। अगर साइंड है तो 2 की पावर n-1 होगा पॉजिटिव में, और 2 की पावर n-1 नेगेटिव में, +1 और होगा हमारे पास। जैसे यहाँ पे 127 है पॉजिटिव में और नेगेटिव में -128 तक। ऐसे यहाँ पे 32767 है हमारे पास पॉजिटिव में, और -32768 है हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं। इसके अलावा फिर है हेडर्स एंड सोर्स फाइल। तो हेडर और सोर्स फाइल क्या होती है? हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल वो होती है जो कंपाइलर को ये बताती है कि कौन सी वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, हेडर फाइल में हमारे पास रिलेशन होता है, जैसे कि हमने एम्बेडेड सी में हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट A इक्वल्स टू 0x80 लिखते हैं। ठीक है, अब सी में तो सी को तो नहीं पता पोर्ट A क्या है। ठीक है, तो सी कंपाइलर को ये बताता है, जो हेडर फाइल होती है ये हेडर फाइल में लुकअप करता है कि अगर पोर्ट A लिखा है इसका मतलब क्या है, तो पोर्ट A का मतलब वो उसको बताता है, वहां पे वो सारी चीजें जो है मैप्ड होती है कि पोर्ट A अगर है इसका मतलब ये वाला एड्रेस, पोर्ट B अगर लिखा है इसका मतलब ये वाला एड्रेस। तो हेडर फाइल में ये सारी चीजें स्टोर होती हैं, जो कोर इन्फॉर्मेशन होती है माइक्रो कंट्रोलर की, वो हेडर फाइल में हमारे पास सेव होती है। ठीक है, इट्स अ वे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज एलिमेंट्स विदाउट इंक्लूडिंग द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन डिटेल। ये नहीं बताना है कैसे लैच से वो पिन से कनेक्टेड है, बस वो बता देता है कि इसका मतलब क्या है, एड्रेस क्या देना है आपको। ठीक है, सोर्स फाइल जो हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं, .c फाइल जो होती है वो हमारी सोर्स फाइल होती है। ठीक है, जो हमारा मेन कोड होता है जिसमें हम लोग अपना मेन फंक्शन, डिले फंक्शन, वो सब लिखते हैं, वो हमारा पास उसको हम लोग कहते हैं सोर्स फाइल। सही है, source file contain the actual implementation of the function and other code that have been declared in header files. It's where you write the details logic for the function and use a declare element to create a complete program. जो हम लोग डिक्लेयर फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, फंक्शन का डेफिनेशन करते हैं, वो सारा हम लोग जो एक फाइल होती है उसको हम लोग सोर्स फाइल करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं जो मेन प्रोग्राम से पहले आते हैं, जो कंपाइलर को बताने के लिए आते हैं कि हमने प्रोग्राम में और क्या क्या चेंजेस किए हैं। सही है, इसका तरीका क्या है कि हमारे पास हैश से स्टार्ट होता है, तो हैश इंक्लूड होता है हमारे पास, जिसपे हम लोग दूसरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी हमने प्रोग्राम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन है, वॉइड डिले में, एक्चुअली तो वॉइड मेन से स्टार्ट होता है, उसमें फिर दूसरे प्रोग्राम्स को हम लोग कॉल करते हैं। तो वॉइड जो मेन प्रोग्राम है उससे प्रोग्राम से पहले पहले हमारे पास ऑप्शन होता है, हम लोग हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। हैश डिफाइन में हमने किसी चीज को डिफाइन कर दिया कि भाई हैश डिफाइन एमपी पोर्ट बी, तो अब हम जहां भी एमपी लिखेंगे वो अपने आप कंपाइलर समझ जाएगा पोर्ट बी की बात हो रही है। सही है, तो हैश डिफाइन का यूज होता है। इंक्लूड में हम लोग फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हैश प्राग्मा हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग असेंबली कोड हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप भी आप लोग को पता है, एक हमारे पास फॉर लूप होता है, दूसरा हमारे पास वाइल लूप होता है। बस उनका एक आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर लूप में एक हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, फॉर लूप में 3 चीजें, एक तो वेरिएबल, दूसरा रेंज, और तीसरा कोड टू बी एग्जीक्यूटेड।
तो वेरिएबल है हमारा x, रेंज इसको हमें बतानी होती है कि स्टार्टिंग इसकी क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, कहां तक जाना है वो, ठीक है, फाइनल टर्मिनेशन, और फिर इसमें क्या ऑपरेशन करना है, ठीक है, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप। स्टेप क्या लेना है, +2 करना है, +3 करना है, -2 करना है, -3 करना है, या -1 करना है तो माइनस माइनस, प्लस करना है तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो भी हमें करना है। तो हम लोग फॉर लूप लगा के x = 0, x 10 या जो भी नंबर हो सकता है। तो एक ये हमारा फॉर्मेट है, और यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं जो एग्जीक्यूट होना है। तो फॉर लूप में जितने हमने यहाँ पे जैसे 0 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 बार ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमें इनफाइनाइट फॉर लूप लगाना है तो, अगर हमें इनफाइनाइट फॉर लूप लगाना हो, ये तो 10 बार चलेगा सिर्फ, ये तो फाइनाइट लूप है। अगर इनफाइनाइट लगाना है तो हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखते, ये भी खाली छोड़ देते हैं, बस सेमीकोलन लगा करके बस इसको बंद कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये वाला नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, ये भी नहीं लिखते, कोई भी हम उसको इनपुट नहीं देते, सिर्फ फॉर लूप लगा के बंद कर देंगे। अब ये लूप हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा और वो वैसे ही चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा फाइल लूप, फॉर लूप सेम होता है। फिर हमारे पास वाइल लूप, मतलब ऐसा ही होता है। वाइल लूप में एक सिंगल कंडीशन को हम लोग को मेजर करना होता है। जैसे ये हमारा टाइमर 0 IF, ठीक है, टाइमर 0 लिखना चाहिए था मुझे, कि टाइमर 0 का TMR IF 0, अच्छा मैंने ऐसे लिखा TMR IF 0 के TMR 0 IF होगा, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा आप बुक में क्या है। तो टाइमर 0 का जो इंटरप्ट फ्लैग है, जब तक वो 0 है तब तक हमें ये कोड रन कराना है, ठीक है। तो वाइल में हम लोग सिर्फ एक कंडीशन चेक करते हैं, जब तक वो कंडीशन मेट हो रही होती है तब तक हमारा लूप चलेगा, और जब वो कंडीशन हट गई तो हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज करते हैं वहां पे जहां पे हमें पता नहीं होता कि कितनी देर तक लूप चलाना है, कितने टाइम्स लूप चलाना है, बल्कि किसी कंडीशन का पता होता है कि जब तक बेल नहीं बजती दरवाजे की तब तक मुझे काम करते रहना है अपना, सही है। और जब बेल बजेगी तो क्या करना है, तो जा करके अपना दरवाजा खोलना है, काम खत्म करना है, दोस्तों के साथ खेलने निकल जाना है, सही है। तो लूप समझ में आ रहा है क्या करना है। तो वाइल लूप में हम एक कंडीशन चेक करते हैं। अगर वाइल को इनफाइनाइट बनाना है तो हम इसमें 1 दे देते हैं। हम लोग सिंपल ऐसे लिखते हैं, वाइल वाइल 1, बस। अब ये जो लूप है वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। इफ, फिर हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास दो, जैसे इफ हमने लिखा इफ, और यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं TMR 0 IF = 1। अगर ऐसा है तो एक कोड हमने यहाँ लिखा, अगर ये है तो ये वाला कोड रन होगा, और अगर एल्स हमने यहाँ पे लगा के फिर दूसरा कोड लिख देते हैं, तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये वाला कोड जो हमने यहाँ लिखा है एल्स में वो रन हो जाता है, ठीक है। स्विच केस स्टेटमेंट में हम लोग के पास बहुत सारे स्विच में फिर केस 1 होता है, केस 2 होता है। मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई वेरिएबल है A, इफ A = 1, A = 2, तो अलग अलग केसेस होते हैं। अगर A 1 है तो ये वाला कोड रन होगा, A 2 है तो ये वाला कोड रन होगा, A 3 है तो ये वाला कोड रन होगा। तो केसेस होते हैं हमारे पास अलग अलग, उसके हिसाब से वो स्विच कर लेता है कोड की, ठीक है। ये हमारे पास कंट्रोल लूप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हो गए। लास्ट में डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारे पास। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यही स्टैक, क्यू, और क्या कहते हैं इसको, लिंक लिस्ट, ये सारे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इसको जस्ट हम लोग डेटा को मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट लाइक इन जनरल प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर हेल्प मैनेज एंड मैनिपुलेट डेटा मोर इफेक्टिवली, क्योंकि हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर में रोम लिमिटेड है, ठीक है, रोम है, रैम है, हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इफेक्टिवली डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करें। जैसे हमें किसी पोर्ट पे, कोई पोर्ट के किसी इनपुट को स्टोर करना है, तो हम लोग वहाँ पे अनसाइंड कैरेक्टर वाला डेटा यूज करेंगे, क्योंकि हमारी पोर्ट सारी 8 बिट की है और उसमें कोई साइन डेटा आ नहीं रहा, तो उसमें नॉर्मल जो भी डेटा आ रहा है वो हमें स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एरेज होते हैं, एरे किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, डेटा के भी हो सकते हैं, और जैसा भी हम लोग चाहें, ठीक है। एरे है, लिंक लिस्ट है, क्यूज है, ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया। बस ये फाइनल फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स देखे, जो पूरा का पूरा आपका सिलेबस था, उसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो सबसे पहले रिस्क और सिक्स वाला, ये वाला एक टॉपिक है आपके सिलेबस का। उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो फ्लैग रजिस्टर एक टॉपिक है। उसके बाद प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है। फिर डेटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है। स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर एक टॉपिक है। और फिर एक्सेसिंग नहीं है, ये भी नहीं, डेटा टाइप्स इन सी, ये एक टॉपिक है, ठीक है। इसको आप टेबल अगर बना लेंगे तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इजीली, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हेडर एंड सोर्स फाइल, ये एक टॉपिक है, लेकिन ये आएगा नहीं एग्जाम में। हेडर एंड सोर्स फाइल कोई पूछता है नहीं, अगर पूछ लिया तो जितना ही लिखा हुआ है 6 लाइनें, 6 लाइनें तुम लिखोगे 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव एक आपका टॉपिक है, और कंट्रोल लूप्स एक टॉपिक है। तो कंट्रोल लूप नॉर्मली एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि प्रोग्राम करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रोग्रामिंग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी टॉपिक यूनिट 2 की, उसमें हमने जितने प्रोग्राम आते हैं एग्जाम में
वो सारे प्रोग्राम हम लोगों ने करके भी देखें, और अगर होगा कभी तो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने प्रोग्राम आए हैं उसको भी हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे लाइव। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, देखते हैं जैसा भी होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन इनसेम का है, प्रिपेयर अच्छे से करना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एकदम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर थोड़ा सा भी इसमें एफर्ट कर लिया आप लोगों ने तो इनसेम में भी 25 से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे, और एंडसेम में भी 70 है तो 50 60 से अबव ही मार्क्स चले जाएंगे। तो टोटल ग्रेड ओ बनाना है, ये ध्यान में रखो, तय कर लो कि कम से कम इस सब्जेक्ट में तो ओ ग्रेड बनना चाहिए। अगर ये पीपीटीज आपको चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में नंबर दिया होगा व्हाट्सएप का, उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।